नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो जहाँ पे छूटा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको संभवतः इस वीडियो के दौरान कुछ वीडियो क्वालिटी और तकनीकी रूप से आपको कुछ बाधा आ सकती है, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से उतना विशेषज्ञ नहीं हूँ। फिर भी कोशिश मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो के साथ इसमें सुधार होता है आपको नज़र आएगा। चलो चलते हैं। तो लास्ट जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा पहली लाइन शुरू होती है कि विलियम मैकडूगल एक मनोविज्ञान था जिसको मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। तो यह हमारा सीधा सीधा प्रश्न आता है परीक्षा के दौरान कि मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है। आप अगर पिछले सालों के पेपर उठा करके देखोगे तो वास्तव में आपको एहसास भी होगा कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद बात करते हैं परिभाषा की। तो कुछ सेलेक्टेड परिभाषा इस नोट्स में हमने रखी है। तो वो परिभाषा अति महत्वपूर्ण है। परिभाषा के दृष्टिकोण से जब आप पुस्तक खोलोगे तो कम से कम 50-100 परिभाषा मिलेंगी, लेकिन मुख्य जो परिभाषा है उस पर ही अपन नज़र डालते हैं। सबसे मुख्य परिभाषा आती है क्रो एम क्रो के अनुसार। क्रो एम क्रो वैज्ञानिक का नाम है। उनके अनुसार 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी माना गया। तो प्रश्न आता है बच्चे की शताब्दी कौन सी शताब्दी को माना गया? तो 20वीं शताब्दी। इसके बाद बात करते हैं एटकिंसन, हिलगार्ड आदि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब ये जो वैज्ञानिक था एटकिंसन और हिलगार्ड, उनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो कभी प्रश्न आता है कि व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन के मत कौन से वैज्ञानिकों ने दिया? तो आपको उत्तर देना है एटकिंसन और हिलगार्ड। अब आगे चलते हैं हम। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करें, वैसे तो शाखाएं इसकी बहुत सारी हैं, फिर भी जो मोस्ट शाखाएं यहाँ पर डाली गई और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादातर पूछी जाती है उन शाखाओं की हम बात करते हैं। पहला होता है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको केवल सामान्य बच्चों की मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर के बारे में बताया जाएगा, अर्थात नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके मनोविज्ञान की स्टडी की जाती है। सेकंड है असामान्य मनोविज्ञान, अर्थात जो नॉर्मल नहीं है, जिसमें कुछ ऑबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी के कारण से वो एबनॉर्मल है, उनका मनोविज्ञान इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान में सामान्य बच्चों का और असामान्य बच्चों का आपस में तुलना की जाती है कि कौन सा फैक्ट उनमें अलग है और कौन सा फैक्ट समान है। चौथा है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंदर समाज के पूरे मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है बच्चे के दृष्टिकोण को रखते हुए। पूरे समाज का उस बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है उसको ध्यान में रखते हुए, या किसी व्यक्ति विशेष जिसकी स्टडी करनी है उसको ध्यान में रखते हुए समाज की साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है। पांचवा होता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है? मतलब आपने किसी चीज़ को फिक्स कर दिया और आपने वो चीज़ें सब नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन। अर्थात आपने एक बच्चे को फिक्स कर दिया है कि उस बच्चे की गतिविधि आपकी रोज़ की नोट डाउन करनी है। वो बच्चा स्कूल जाता है, वापस आता है, बच्चों के साथ खेलता है, रोज़ आप उसको नोटिस कर रहे हो और आप उसका अध्ययन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो वो कहलाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्योंकि उस समय उसकी जो परिस्थितियाँ वो नियंत्रित है, वो रोज़ की एक ही टाइप की परिस्थिति है। सुबह में जाना, बच्चों के साथ खेलना, सुबह में उठना, स्कूल जाना, बच्चों के साथ खेलना। नेक्स्ट आता है छठा औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान मतलब जिसका संबंध उद्योग से होता है, तो ये अपने लिए बहुत ही कम महत्व का रखता है। नेक्स्ट सातवां बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये जो मनोविज्ञान का शाखा है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपने पाठ्यक्रम या अपने सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो उसके अंदर जब बच्चा
गर्भ से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक पहुंचता है, उस स्टेज तक पहुंचता है, वहाँ तक का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करना और उसके परिणामों का संकलन करना, वही बाल मनोविज्ञान है। और जिसका अपने जीवन के लिए उसका उपयोग लेना या फिर अपने जीवन में उसका पालन करना, कि उसके जो अपन को कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिससे अपन उसको अपने जीवन में सुधार के लिए अपन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था को परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत हो रही है गर्भावस्था से और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट ब्रांच आती है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान में खाली किशोरों का पढ़ा जाता है। किशोरों की आयु कहाँ से कहाँ तक रहती है, 18 से लेकर 24-25 तक किशोर अवस्था रहती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान में मतलब किशोर अवस्था से शुरू होकर के 40-45 तक प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। बुढ़ापा नहीं आएगा ना, मतलब जो किशोर अवस्था के बाद में जो स्ट्रगल का टाइम रहता है वो प्रौढ़ अवस्था। नेक्स्ट है 10वां विकासात्मक मनोविज्ञान। अब विकास मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। विकासात्मक में क्या रहता है, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन। और बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो बाल विकास क्या है, बच्चे का विकास। तो बच्चे का विकास कहाँ थमता है, किशोरावस्था तक आकर के थम जाता है। और जो विकास है, विकास कभी थमता नहीं है, वो बुढ़ापे तक चलता रहता है। तो हर एक दृष्टिकोण से मायने रखता है। विकास बच्चे का भी होता है, किशोर का भी होता है, बूढ़े का भी होता है, हर एक का होता है। इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान की जो शाखा है वो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो अब ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो खाली शिक्षा को समर्पित है, अर्थात शिक्षा पर ही आपको फोकस रहेगा, शिक्षा के संदर्भ में ही पूरा स्टडी किया जाएगा, तो वो कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा में ही उसका उपयोग भी किया जाता है। उस मनोविज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं और जो समान पहलू होते हैं बच्चों के प्रति, वो शिक्षा में सुधार में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 12वां निदानात्मक, उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान। यह जो शाखा है वो समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जिसके अंदर सुधार नहीं होता है तो उनके लिए ये शाखा के अंदर क्या क्या विकल्प अपन को मिल सकते हैं वो यहाँ से अपन को प्राप्त हो जाते हैं। ये शाखा उस चीज़ों पर कार्य करती है। नेक्स्ट होता है 13वां होता है पशु मनोविज्ञान, जिसमें पशुओं से संबंधित साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और 14वां होता है परा मनोविज्ञान और यह आनुकीतम शाखा। परा मनोविज्ञान के यहाँ आनुकीतम शाखा कहे तो ये कि इस पर बात करती है तो उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा करती है। मतलब कोई चीज़ें जो उलझी हुई चीज़ें हैं तो उसके बारे में ये अपन को बताती है। तो कुछ जैसे परा मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये तो हमारे काम के बहुत कम ही काम का है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी अपने उलझी हुई गुत्थियों के बारे में याद करते हैं। जैसे किसी को हो जाता है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब मिर्गी के दौरे पड़ने वाले बच्चे के अध्ययन पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि वो 10 या 50 लोगों में से कोई एक को ऐसी होता है, 50 में से। तो ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है परा मनोविज्ञान। अब अपन मेन फैक्ट पे आते हैं, बाल विकास। अब सर बोलो कि पहले भी बाल विकास चैप्टर शुरू किया था, अब फिर से मेन फैक्ट पे आते हैं। तो जो पहले अभी बाल विकास चैप्टर शुरू हुआ था उसका जो पहला अभी अपन ने जो परिभाषा सही वो सारा उसके परिचय था। मतलब परिचय के अंतर्गत अपन ने उसकी परिभाषाएं भी पढ़ी, अलग अलग वैज्ञानिकों के मत पढ़े और विकास का क्रम पढ़ा। अब अपन मेन चैप्टर पे आ जाएंगे, बाल विकास। और बाल विकास शब्द अभी मैंने बताया था, 2 अलग अलग जगह पे विकास शब्द आया था। एक तो बाल विकास में आया था, एक केवल विकास आया था। बाल विकास शब्द होता है वो गर्भावस्था से लेके परिपक्वावस्था या किशोरावस्था तक चलता है। लेकिन जो विकास वाला शब्द है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, गर्भावस्था से लेके बुढ़ापे तक, जब तक अंत नहीं होता वहाँ तक। ये विकास तो किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। लेकिन बाल विकास का अर्थ है कि बालकों का विकास या उस शरीर का विकास आप दिमाग में रख सकते हो, जो
गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, परिपक्वावस्था तक रुक जाता है। तो सबसे पहले बाल विकास की एक परिभाषा, जानी मानी पहचानी परिभाषा है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है वर्ग के अनुसार। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास को अध्ययन किया जाता है। तो ये बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है, कब तक अध्ययन किया जाता है वो बताया जाएगा कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और ये मत किसका है, बर्क नामक एक मनोवैज्ञानिक का तर्क है, बर्क का तर्क है ना। चलो आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। उनका यह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। उसके बाद बाल विकास के संदर्भ में 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक था, उसके द्वारा विवरण प्रस्तुत किया। और उसका विवरण जिस पुस्तक में था वो पुस्तक हमको याद रखना ज़रूरी है। उस पुस्तक का नाम क्या था, बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था, बेबी बायोग्राफी। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, पेस्टोलॉजी। और उन्होंने सबसे रुचिकर बात यह है कि उन्होंने यह जो अध्ययन किया था वो अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं इन फैक्ट्स पे पूरी तरह से ध्यान रखें और उनको अच्छे से नोट डाउन करें और इसको हाईलाइट भी करें, क्योंकि जिस तरह से मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न है सीधे सीधे से कि 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था, पेस्टोलॉजी। बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है, कौन से मनोवैज्ञानिक पुस्तक, तो पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो बेबी बायोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। तो आपको नज़र आ रहा होगा नोट्स में जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ है, और वो हाईलाइट इसलिए किया गया है कि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण आया हुआ है ना, पहले भी आया है और आता रहेगा। क्योंकि हमेशा कोई भी पेपर होता है तो उसका एक प्रारूप होता है कि उसमें 10 या 5-10 प्रश्न सिंपल तरीके के होते हैं, कुछ मीडियम तरीके होते हैं और कुछ कठिन तरीके के होते हैं। तो सिंपल तरीके वाले प्रश्न में वही प्रश्न आते हैं जो पहले से पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न उठाए ही जाते हैं उसमें। अब बात करें 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी मतलब 1950, 1952, 1947, मतलब 19 वाला पूरी श्रृंखला, 19 वाली चेन। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, मतलब बालकों का अध्ययन करने वाले आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसके जन्मदाता कौन से मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना किसने की थी, तो स्टैनली हॉल ने करी। तो ये फैक्चुअल डाटा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। तो सबसे पहला बाल सुधार गृह कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1887 में और न्यूयॉर्क में। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। 20वीं शताब्दी जो थी उसमें बहुत सारी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित होना लग गई थी बाल विकास के संदर्भ में। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। 1930 से क्या मानी जाती है, बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत मानी